नमस्कार। स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये 10th क्लास का केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, मतलब पहला चैप्टर है और बड़ी खुशी भी हो रही है और बड़ा थोड़ा सा उत्सुकता टाइप भी है कि पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास का। और जब मैंने इसको देखा, बुक को देखा, एनसीईआरटी को देखा, तो मुझे लगा कि मैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ जो मैंने खुद कभी मतलब हम लोगों ने इस तरीके से नहीं पढ़ा था। जैसे हम लोगों को रिएक्शन अपने आप पता चल गया पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन लंबे समय बाद पता चला पढ़ाया कैसे जाता है, बेसिक कैसे होता है, बेसिक चीज़ें कैसे बताई जाती है। एनसीईआरटी ये बात भली भांति बताती है, हमें बताती है कि किसी टीचर को अगर पढ़ाना है तो किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, ये एनसीईआरटी बताता है भाई। तो एनसीईआरटी ये कहता है कि आपके पास दो चीज़ें हैं इस चैप्टर में, पहला केमिकल इक्वेशन और दूसरा केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। हेडिंग डालेंगे आप, केमिकल इक्वेशन। पहले तो आप चैप्टर का नाम डाल दीजिए केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ऐसे करके चैप्टर का नाम है। मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर ही है ये, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर, ऐसा नहीं है कि मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ तो मैंने केमिस्ट्री उठा लिया, हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे चलता जाएगा हम वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई केमिकल इक्वेशन लिखना, तो केमिकल इक्वेशन लिखना है तो दो तरीका है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक, हमने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे लिख दिया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लिख दिया। तो जब हमने ये लिखा तो बच्चे ने, मान लीजिए कि बच्चा मेरे सामने बैठा है और बच्चे ने ही मेरे से पूछा कि क्या सर ये, इससे कोई आसान तरीका भी है लिखने का। तो मैंने बोला हाँ आसान तरीका है। तो सर वो क्या है? तो वो ये है कि आप इन सब चीज का सिंबल याद रखो। इन सभी चीजों का अगर आपको सिंबल याद है, सिंबॉलिक फॉर्म में आप जानते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे, जैसे मैग्नीशियम को क्या बोला गया, Mg, ऑक्सीजन को O2। एक्चुअली ऑक्सीजन O नहीं, O जो होता है ऑक्सीजन एटम होता है, लेकिन एटम मिलता नहीं है आपको। एटमॉस्फेयर में जो मिलता है, हवा में जो मिलता है हमको, वो क्या मिलता है, O2 मिलता है। तो हमको चाहिए O2। हमने लिख दिया MgO, तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, या इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, एक एरो लगाया। एरो ये दिखाता है कि ये लेफ्ट साइड, एरो के लेफ्ट साइड जो होते हैं, एरो के लेफ्ट साइड जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और एरो के जो राइट साइड होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। वो प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपस में कुछ रिएक्शन विएक्शन इनके बीच में होता होगा, टकराते उड़ाते होंगे, फिर उस तरफ जो हम लिखते हैं वो क्या है, रिजल्ट है कि इनके टकराने से, इनके मिलने से क्या बना होगा। तो जैसे हमने बनाया कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो अब जैसे कि हमने सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखा था, तो क्या इसको भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, लिख दिया।
है ना। अब जैसे ये रिएक्शन में देखा जाए, इस रिएक्शन में तो कितना ऑक्सीजन का एटम है, तो 2 ऑक्सीजन का एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम कितना, 1 है। इसका मतलब ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। जो भी इक्वेशन है हमारा वो क्या है, अनबैलेंस्ड है। जैसे यहाँ पर आपको देखिए जिंक कितना है, 1, यहाँ पर जिंक कितना है, 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 2, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 4। इसका मतलब ये बैलेंस रिएक्शन है। ये क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। तो कुछ रिएक्शन बैलेंस होती है, कुछ रिएक्शन नहीं होती है। जो रिएक्शन नहीं होती है बैलेंस, उनको बैलेंस करना पड़ता है। जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस कैसे करेंगे आप, कोई रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको सिंबल याद हो गया, कि आप सिंबल याद कर लिए, तो मान लीजिए कि आपको, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप सिंबल याद करिए, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर सिंबल हमको याद नहीं है। तो देखिए आपके पास एक छोटा बड़ा जैसा भी पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। छोटा हो चाहे बड़ा, पर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके घर में पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। आपके स्टडी रूम में, आपका जो स्टडी रूम है उसमें एक पीरियोडिक टेबल लगा होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर हमारा छोटा सा घर है, उसमें स्टडी रूम कहाँ से ढूंढेंगे, हमारा बड़ा परिवार है, मुश्किल से तो हम 2-3 भाई बहन एक साथ एक ही कमरे में घुस के सोते हैं, तो वहाँ पे हमारा कोई पर्टिकुलर स्टडी रूम नहीं है। तो अरे 3-4 भाई बहन हो तो सबका मिलाकर स्टडी रूम है, उसी में आप अपनी एक दीवार को छाट लो कि भैया ये वाली दीवार मेरी, उस पर आप पीरियोडिक टेबल लगा दो। अब चुनाव प्रचार तो हो नहीं रहा है कि तुम पीरियोडिक टेबल लगाओगे तो तुम्हारा भाई आगे उस पर मैथ्स का फॉर्मूला लगा देगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो कहीं पर भी दीवार में एक पीरियोडिक टेबल लगा रहना चाहिए, ठीक है। और आप जो केमिस्ट्री की कॉपी जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिस कॉपी में स्टार्ट कर रहे हैं, इस कॉपी का जो पहला पेज होता है, जो कवर पेज होता है, जहाँ पर आईटीसी या जो भी चीज़, जिस भी कंपनी का आप क्लासिफाइड या जो भी आपने कॉपी ले रखी है, उस कॉपी का जो कवर पेज होता है, उस कवर पेज को ऐसे पलटोगे तो जो इधर वाली जगह है उस पर आप पीरियोडिक टेबल चिपका लीजिए। एक पीरियोडिक टेबल उसी नाप का चिपका लीजिए ताकि आपको सिंबल दिखता रहे। और क्या करिए आप कि जैसे देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, और कौन है, सिलिकॉन, इधर करते हैं। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद है क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इतनी चीजों का आपको नाम पता होना चाहिए, विद स्पेलिंग नाम पता होना चाहिए। सिंबल जैसे इसका नाम है हाइड्रोजन, यह है हीलियम, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आप चाहे वो यहीं से लिख लीजिएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम,
कैल्शियम। अब देखिए मैंने 20 तक लिखा कैल्शियम, उसके बाद कुछ ऐसे पर्टिकुलर है जिनका, अब जैसे मैं एटॉमिक नंबर यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। अब जैसे कुछ और स्पेशल है, जैसे Mn, $29, 30, ये 4 और एलिमेंट हैं जिनको आपको याद कर लेना चाहिए। अब जैसे हम Mn, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, जिंक, ये 4 और एक्स्ट्रा हैं जिनको आपको याद करना चाहिए। 4 और एक्स्ट्रा हैं जिनको आपको याद कर लेना चाहिए। बाकी तो मुझे लगता है कि कोई एलिमेंट आप लोगों को आपके सामने नहीं आता, 10th तक तो नहीं आता। उसके बाद 10th के बाद जब आएगा तो फिर अपन पढ़ेंगे ना 11th में, 12th में, तो फिर अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इतना एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम क्या है, जिंक क्या है, नाइट्रोजन क्या है, उसका सिंबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तब जैसे सिंबल आपको पता चल गया, ठीक है भाई, आपको सिंबल पता चल गया। अब मैंने मान लीजिए कि इसको मिटा दिया, कि चलो इसको मिटा देते, और मिटाकर मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, याद करेंगे, याद रखेंगे। और इन केस मैं आपको आपका अपना फ़ोन नंबर दूंगा, ये स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए है। मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर रहेगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ नहीं आ रही है। देखिए पढ़ा तो मैं अपनी बेटी को रहा हूँ ये, क्योंकि मेरी बेटी कैमरे के पीछे बैठी हुई है, वो पढ़ रही है। लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं अपनी बेटी को पढ़ा ही रहा हूँ तो फिर मैं अपनी सभी बेटियों को और अपने सभी बेटों को पढ़ाऊँ, जितने भी मेरे जान पहचान के हैं, जो भी मुझे YouTube के माध्यम से जानते हैं या किसी भी तरीके से जानते हैं, वो सभी पढ़ें। तो अब जैसे बात आ रही है कि सर एलिमेंट बता दिया आपने, सब चीज़ बता दिया, अब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऐसे लिख देते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए सर, कैसे, क्या मतलब कैसे पता चलेगा कि ये बैलेंस है या नहीं है? तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास हमने लिखा था Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये चीज़ जो है वो कहाँ है, ये है LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है आपके, और ये है आपका RHS। जैसे वो मैथ्स में तो आप लोग अक्सर करते हैं ना, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है, तो मतलब प्रूव्ड हो गया, इति सिद्धम। तो वो LHS RHS तो है ही। अब इसमें क्या करना है कि अपन को एलिमेंट लेना, एलिमेंट, ठीक है। अब LHS और RHS में दो एलिमेंट की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर एलिमेंट की संख्या बराबर है तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन,
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मास बराबर होता है। मान लीजिए कि जिंक सारा रिएक्ट कर गया तो जिंक इधर आ गया, तो जितना जिंक आपने इधर लिया था उतना ही जिंक इधर भी है। लेकिन अब मास से तो बात कर नहीं रहे कि किलो, 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, किलो की तो बात कर नहीं रहे। तो यहाँ पर हम नंबर गिनेंगे। जैसे हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर, जैसे जिंक है, कौन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, 4 एलिमेंट है। हमने LHS में जिंक देखा कि कितना है, LHS में जिंक कितना है, 1 है। RHS में जिंक कितना है, 1 है। LHS में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। RHS में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। LHS में सल्फर कितना है, 1 है। RHS में सल्फर कितना है, 1 है। LHS में ऑक्सीजन कितना है, 4 है। RHS में ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो अगर ये दोनों तरफ ये और ये नंबर बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है। और अगर नहीं आया तो इसका मतलब है कि रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं है, रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं है। तो चलिए हम एक रिएक्शन लिखते हैं, हम एक रिएक्शन लिखते हैं जो कि बैलेंस ना हो। जैसे ये क्या रिएक्शन, तो ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट जो मैं बोलूँगा वो आप लिखेंगे। लिखिए जरा, if number of atoms in LHS and RHS are same, then reaction is balanced. Otherwise अनबैलेंस्ड। अगर है ऐसा तो बैलेंस, अन्यथा अनबैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस नहीं है। तो अब अगर बैलेंस नहीं है तो फिर क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें एक रिएक्शन लिखनी चाहिए जो कि बैलेंस ना हो। ऐसा रिएक्शन लिखना चाहिए जो कि बैलेंस ना हो। तो हम वही रिएक्शन लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, हम वही रिएक्शन ले लेते हैं जो एनसीईआरटी में क्या करा हुआ दिया हुआ है। ये तो हमारा बैलेंस है, इसको मिटा दें भाई, इसको मिटा देते हैं। अब अभी बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं है, पहले हमने सबसे पहले एक रिएक्शन लिया। तो हमने लिया, एक एग्जाम्पल लिया, हमने लिया Fe प्लस H2O, Fe2O3 प्लस H2। ये रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है हमको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस रिएक्शन में Fe2O3, अच्छा इसमें Fe3O4 दिया है, हम भी Fe3O4 ही ले लें, क्योंकि आप एनसीईआरटी से जब करेंगे तो हम लोगों को वही रिएक्शन मिल जानी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, हमने ऐसे ले लिया। तो अब क्या है कि अब हमने पहले एलिमेंट लिखा, LHS लिखा, RHS लिखा। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट की तरफ, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। ठीक है, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाला कौन है? प्रोडक्ट। अब हमारे पास एलिमेंट कौन है? Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बस यही 3 तरह के एलिमेंट है। LHS में Fe कितना है? 1 है। और RHS में Fe कितना है? 3 है। ठीक है,
LHS में हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और RHS में कितना है? 2 है। LHS में ऑक्सीजन कितना है? 1 है। और RHS में कितना है? 4 है। इसका मतलब है कि दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि LHS RHS इक्वल नहीं है। LHS RHS इक्वल नहीं है, मतलब क्या है? ये रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन कैसा है? अनबैलेंस्ड है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो जब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो फिर अब तो बैलेंस करना पड़ेगा, अब तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाए। है, अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। अब देखिए क्या करना है हमको। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो जैसे NCERT ने अलग अलग स्टेप 5-6 स्टेप दे दिए, 5-6 स्टेप दिए हैं, तो हम 5-6 स्टेप बोल के सुना देंगे आपको, लेकिन करके दिखाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको। स्टेप 1 आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टेप 1 में आपको ड्रॉ करना है बॉक्स। एक रिएक्शन लिखकर आपको बॉक्स ड्रॉ करना है। ऐसे जितने भी रिएक्टेड प्रोडक्ट हैं सबके आगे क्या करना है? बॉक्स ड्रॉ कर लेना। ठीक है, जब आप बॉक्स ड्रॉ कर देंगे तो आपको सेकंड स्टेप में जब आप बॉक्स ड्रॉ कर देंगे तो स्टेप 2 में, ठीक है, एलिमेंट्स, स्टेप 2 में राइट द एलिमेंट्स in LHS and RHS कॉलम। मतलब RHS और LHS कॉलम में आपको रिएक्टेंट एलिमेंट लिखना है। तो अब जैसे आपके पास एलिमेंट्स हमारा LHS RHS, भाई हमने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अगर LHS RHS बराबर नहीं है तो रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस्ड है। तो वो काम तो हम लोग कर ही चुके थे, लेकिन अब ये जैसे कि क्या है कि किसी रिएक्शन को भी चाहे वो बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, जैसे आपने पहले ये बना लिया फिर ये बना लिया, अगर यहाँ पर सारे बराबर आ गए तो फिर वहीं छोड़ देना है, बोलना है रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन अगर बराबर नहीं आए तो फिर स्टेप 3 पर जाना है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा आयरन, हमने यहाँ पे लिख दिया Fe, हमने यहाँ पे लिख दिया H, हमने यहाँ पे लिख दिया O। तो Fe यहाँ पर कितना है? 1 है, यहाँ पर कितना है? 3 है। H यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ पर कितना है? 2 है। O यहाँ पर कितना है? 1 है, यहाँ पर कितना है? 4 है। ठीक है, देख लिया आपने। अब आपको स्टार्ट करना है बैलेंस, रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करिए उस एटम को बैलेंस करना जहां मैक्सिमम डिफरेंस है। उस एटम को बैलेंस करना स्टार्ट करिए जहां मैक्सिमम डिफरेंस है, या फिर उस कंपाउंड को उठा लीजिए लेफ्ट या राइट दोनों में से जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यहां पर है 3 और 4 कितना हो गया? 7। यहाँ पर 2 + 1 कितना है? 3। यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है? 2। तो ये क्या है? 7। तो अब 7 एटम तो कंपाउंड तो आप उठा लेंगे, लेकिन इस कंपाउंड का करेंगे क्या? तो इसलिए आपको एक एक एटम बैलेंस करना होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि आयरन अलग बैलेंस करना होगा, ऑक्सीजन अलग बैलेंस करना होगा, आपको हाइड्रोजन अलग बैलेंस करना होगा, सब अलग अलग बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब कुछ बोल नहीं रहे, कोई रूल नहीं लिखा रहे। अब हम अगले स्टेप पे जा रहे हैं, स्टेप 3 पे जा रहे हैं। अब हम स्टेप 3 में एक पॉइंट बोलेंगे।
मतलब स्टेप 3 पे जा रहे हैं हम। स्टेप 3 में बोलेंगे टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, आप चाहे तो टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, टू बैलेंस आयरन एटम, कोई भी पहले ले सकते हैं। अब टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम आपको क्या करना है, ऑक्सीजन एटम कंटेनिंग कंपाउंड इनटू कितना 4। ऑक्सीजन एटम कंटेनिंग कंपाउंड इनटू 4। क्यों? क्योंकि इधर कितना ऑक्सीजन है 4 और इधर कितना ऑक्सीजन है 1। इधर कितना है 4, इधर कितना है 1। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन है, तो हमको यहां पे लिखना होगा 4H2O। ये सही तरीका है, ठीक है। कभी आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तरीका गलत है, ठीक है। जब भी आप किसी कंपाउंड में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 उस कंपाउंड के पहले लिख दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 उसके पहले लिख दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 उससे पहले लिख दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 पहले लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि ब्रैकेट बना के 10 लिख दीजिए, ये गलत है। और या फिर 4 से मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए, 4 से इसमें, 4 से इसमें। जैसे कुछ लोग और चालाक होते हैं ना, वो CAH8O4 ऐसे लिख देते हैं कि सर ऐसे कर दे, 4 से तो मल्टीप्लाई हो ही गया ना भाई, 4 × 2 8 हो गया और 4 × 1 4 हो गया। तो ये भी गलत है, ये भी तरीका गलत है। तो आप इन गलत तरीकों को भी लिखेंगे कि ये गलत है, ये आप कभी नहीं करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं कि सही लिख के छोड़ दीजिए, इसको भी लिखिए और लिख के क्रॉस करिए, ताकि ये भी आपको पता चलता रहे कि ये नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपका ये रिएक्शन वापस लेकर आया 3rd पॉइंट के बाद Fe। अब आपने H2O के आगे क्या लिख दिया है, 4H2O Fe3O4 प्लस H2, ये लिख दिया। अब आपको ये रिएक्शन बैलेंस नहीं करना, अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये पार्शियल बैलेंस रिएक्शन है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, ये नहीं हमेशा इसी को नहीं देखते रहेंगे। इस पे जब आपने थोड़ा सा काम कर दिया तो जिस पे आए अब उस पे काम करेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे, जिस पे आएंगे उस पे काम करेंगे। समझ रहे बात को? तो अभी हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दिया। मतलब क्या बैलेंस हो गया, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बैलेंस हो गया, केवल ऑक्सीजन बैलेंस है, बाकी कुछ नहीं बैलेंस है, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस है। तो अब हमने करा क्या, स्टेप 4। हमने बोला कि भाई स्टेप 4 लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, टू बैलेंस कोई भी चीज बैलेंस कर दीजिए। टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम। अब हमने हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना चाहा, तो अब हम देखेंगे हाइड्रोजन कहां पर है, कितना है। तो यहां पर हाइड्रोजन कितना है, तो ध्यान से समझिए हाइड्रोजन कितना है। ये देखिए 2 दिख रहा है, इसके आगे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो ये 4 × 2 कर दो, हाइड्रोजन कितना है 8 है। यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 8 है। इसका मतलब कहाँ ज़्यादा है, LHS में ज़्यादा है, RHS में कम है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग कंपाउंड और मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और मॉलिक्यूल इनटू
4। क्यों 4? क्योंकि यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 2। कितने से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 8 हो जाएगा 4 से, इसीलिए तो 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब यहाँ भी अब हमने क्या करा 4 से कर दिया क्या मल्टीप्लाई। मतलब क्या हुआ ये, मतलब ये हुआ कि हमने H2 इंटू 4 किया और हमने इसको लिखा क्या 4H2। H2 इंटू 4 किया और क्या लिखा 4H2। तो अब नया इक्वेशन आया, नया इक्वेशन आया स्टेप 4 के बाद नया इक्वेशन आया। वो कैसे लिखा आपने, वो हमने लिखा Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, समझ पाए? तो ये आपने देखा, सीखा कि नहीं, सीख लिया, सीख लिया इसको। चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास क्या बचा, अब देखिए 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, ऑक्सीजन 4 इंटू 1 कितना 4, यहाँ पे भी कितना 4, मतलब ऑक्सीजन भी 4 है, हाइड्रोजन भी 8 है, दोनों तरफ है। अब क्या नहीं बैलेंस है, आयरन। क्या नहीं बैलेंस है, आयरन। ठीक है, तब हमें क्या करना है, स्टेप, जो भी स्टेप आपका बढ़ रहा हो उस स्टेप पे जाना है। हाँ, स्टेप 5 पे जाना, मतलब आपके जितने एटम होंगे ना, जितने तरह के एटम होंगे बैलेंस करने के लिए, उतने स्टेप आ जाएंगे। यहाँ पर कोई ऐसा फिक्स नहीं कि एनसीईआरटी में 6 स्टेप दिया है तो 6, भाई हो सकता है कि आपके कम एटम बैलेंस करने को तो 5 ही स्टेप में हो जाए, हो सकता है कि 7-8 स्टेप में जाए। ठीक है, तो आपने 2 बैलेंस क्या किया, अब लिया आपने आयरन एटम, आयरन एटम ले लिया। ये स्टेप कौन सा है, ये 5। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आयरन, जैसे आपने क्या लिया था हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग जो भी स्पीसीज है उसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया था, वैसे यहां पर देखो इधर कितना आयरन है 1 है, उधर कितना है 3 है, तो इसमें क्या करो 3 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 3Fe हो जाएगा। तो अब हमारा जो नया इक्वेशन आया वो क्या आया 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब ये रिएक्शन आपका बैलेंस है। देखिए एक रिएक्शन होता है बैलेंस, जैसे ये बैलेंस है, वेल बैलेंस्ड और बैलेंस्ड में जरा सा अंतर। वेल बैलेंस्ड और बैलेंस में जरा सा अंतर क्या, अब जैसे आप बोलोगे सर ये तो वेल बैलेंस्ड है, नहीं, बनिए की दुकान वाला नहीं दिख रहा है कि हाँ ये नहीं, हाँ ठीक है 100 रुपये इधर भी 100 रुपये इधर भी बैलेंस, नहीं ऐसा नहीं। ध्यान से देखो, ध्यान से इस रिएक्शन को देखो, कुछ दिख रहा है ऐसा जो कि बैलेंस नहीं है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आप इसका फिजिकल स्टेट मेंशन कर दे, फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस सोल्यूशन है, पानी में कुछ चीज़ डाली गई तो उसके बगल में AQ लिख देना, एक्वस, ये सारी चीज़ें लिखना फिजिकल स्टेट को मेंशन करना होता। जैसे आयरन है, लोहा है, तो क्या रहेगा सॉलिड, पानी है लिक्विड। लेकिन इस रिएक्शन में मुझे पता है, जो कि आपको नहीं पता है, पर मुझे पता है कि इस रिएक्शन में स्टीम रिएक्ट करता है, स्टीम। अब स्टीम मतलब भाप, भाप मतलब बाप नहीं, भाप, भाप मतलब गैस, गैस, वाटर वेपर, स्टीम, स्टीम, सॉलिड, गैस, सॉलिड, ये हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में। तो अगर आप ये चीज़ें मेंशन कर दें तो ये वेल बैलेंस्ड हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ तब मेंशन करते हैं जब आपको इस चीज़ को शुरुआत में ही यहाँ पे दिया गया हो। जैसे अभी ये बैलेंस्ड है, अभी क्या है ये बैलेंस्ड है, अभी ये बैलेंस्ड है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है कि आपके क्वेश्चन में ही यहां पर सॉलिड, यहां पे वेपर कुछ तो दिया नहीं गया था, तो आपके लिए यही बैलेंस्ड है और यही वेल बैलेंस्ड भी है।
लेकिन अगर आप फिजिकल स्टेट मेंशन कर देते, अगर आप फिजिकल स्टेट मेंशन कर देते तो रिएक्शन क्या हो जाता है, वेल बैलेंस्ड। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इसको आप फिजिकल स्टेट मेंशन कर देते, देखिए यहां मेंशन नहीं है तो यहां मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन ऐसा देता हूं जिसमें ऊपर भी मेंशन करके दे रहा हूं आपको अभी थोड़ी देर पे। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये सॉलिड हो गया, ये 4H2O गैस हो गया। गैस का मतलब ये क्या है, ये स्टीम है। ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ताकि याद रहे आपको। Fe3O4 ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। 4H2 ये क्या हो गया, गैस हो गया। तो ये चीज़ें, इन सबको ऐसे बैलेंस जब आप कर देते हैं तो इसको वेल बैलेंस्ड बोला जाता है। लेकिन ये तब बोला जाएगा, मतलब ये आप तब करेंगे जब यहाँ पर भी ये चीज़ें मेंशन हो कि ये पहले से ही सॉलिड दिया होता है, ये गैस दिया होता, ये सॉलिड दिया होता, वो गैस दिया होता, तो हम करते। ठीक है, तो आइए एक रिएक्शन आपको करके दिखाएं, मतलब एक रिएक्शन को बैलेंस हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये क्या है सर, कौन से मेथड से बैलेंस किया आपने, कुछ मेथड उथड बताएंगे, ये मेथड का नाम क्या है। तो हिट एंड ट्रायल, तो आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, द अबव बैलेंसिंग मेथड, द अबव बैलेंसिंग मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल का मतलब है कि मार के देखते हैं कि लगता है कि नहीं, यही मतलब है और कुछ नहीं। मतलब इसको अंदाजा बोलते हैं, अंदाजा लगाना कि ये करके ऐसे देख लिया। ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल में बैलेंसिंग मेथड है वो आपको 11th में सिखाया जाएगा, वो 11th में सिखाया जाएगा, और उसके लिए आपको कई चीज़ें पहले पढ़ाई जाती है तब बैलेंसिंग आता है। तो वो चीज़ तो अलग है, वो बाद में समझेंगे हम लोग। अभी हम लोग एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आपको मैं एक दो क्वेश्चन दूंगा जिसको आप करेंगे। आप क्या करेंगे, अपने घर पे बैठ के आराम से कंबल में बैठ के आप करेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे कंबल में बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं। तो वो, अच्छा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जब मैं कराऊंगा तो उसको एग्जाम्पल बोलेंगे, जब आप करेंगे तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, क्वेश्चन, और उसको हम क्या बोलेंगे, होमवर्क। वो आपका होमवर्क होगा, वो मैं आपको दूंगा। अभी हम लेते हैं CH4+O2, ये G लिखा हुआ है। G का मतलब क्या है, गैस। हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमको नहीं पता कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, हमको ये नहीं पता कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या करा, अब ये लिख लिया ना आप लोगों ने, तो हमारा स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में आप सबसे पहले सबको बॉक्स बना देंगे। क्या बना देंगे, बॉक्स। तो आपने CH4 गैस लिखा। अब आपको गैस लिखने की जरूरत नहीं, वो बाद में लिख देंगे हम लोग। ठीक है, O2 जब हम लोग वेल बैलेंस बनाएंगे तो बाद में उसको हम लिख देंगे। अभी बार बार गैस और ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं, आपने ऐसे लिख दिया। ये हमारा हो गया स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करते हैं आप, LHS और RHS वाले सभी एलिमेंट को लिखते हैं। तो आपने लिखा एलिमेंट LHS
और RHS। LHS मतलब हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन ही एटम है। इधर कार्बन कितना है? एक। इधर कार्बन कितना है? एक, है कि नहीं? इधर हाइड्रोजन कितना है? 4। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 + 1 कितना? 3। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। दैट मीन्स हमको स्टेप 3 पे जाना होगा। अगर ये LHS RHS बराबर होता तो हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है और इस रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्टेप 3 पर। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 में हमको कोई एक एटम उठाना है और ये बोलना है कि हमको पहले इसको बैलेंस करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको बैलेंस करना हो कोई चीज़ तो ये देख लिया करिए कि किधर कितना एलिमेंट है। जैसे इधर हाइड्रोजन कितना है? 4 और उधर कितना है? 2। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि कोई ऐसा एलिमेंट लीजिए, कोई भी एक एलिमेंट लीजिए और उसको बैलेंस करना स्टार्ट करिए। तो जैसे मैंने कार्बन बैलेंस था तो उसको मैंने बैलेंस नहीं किया। अच्छा, ऑक्सीजन मुझे यहाँ 2 जगह दिख रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डरा कि नहीं ऑक्सीजन को अभी नहीं करूँगा, ऑक्सीजन गड़बड़ा देगा। हाइड्रोजन को करते हैं, हाइड्रोजन बड़ा आसान सा है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, काम खत्म हो जाएगा। तो टू बैलेंस हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे सर सबसे आसान तो कार्बन था, तो गधो कार्बन तो पहले से बैलेंस है ना, तो अभी तो कार्बन को तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो कार्बन को मत छेड़ो, केवल हाइड्रोजन उसको उठाओ। तो अब देखो किधर कहाँ कितना है। तो हाइड्रोजन लेफ्ट में कितना है? 4 और राइट में कितना है? 2। लेफ्ट में कितना है? 4, राइट में कितना है? 2। तो आपको क्या करना है? राइट वाले में, ठीक है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इन RHS इनटू कितना करना? बोलो 2। देखो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें RHS वाले में। अच्छा, ये 2 कहाँ लिखोगे? आगे कहाँ लिखोगे? आगे। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब आपने क्या करा यहाँ पर H2O में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब 2H2O हो गया। ठीक है, 2H2O हो गया। तो अब हमारे पास देखो H2O 2 हो गया। तो हमने क्या करा, जो इस चीज को बैलेंस नहीं किया उसको तो वैसे ही लिख दिया। CO2 कितना हो गया और H2O कितना हो गया? 2H2O हो गया। ध्यान समझ लिया आपने? ध्यान समझ लिया आपने? ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब कौन बैलेंस नहीं है? अब इधर देखो कौन बैलेंस है। इधर कितना ऑक्सीजन है? 2, और इधर कितना है? 2 and 2। भाई ये 2 है, 2 and 2 कितना हो गया? 4, और इधर कितना है? 2। मतलब हमारे LHS में ऑक्सीजन कम है, यही ना बात है? कितना कम है भाई? इधर 4 है, इधर कितना है? 2 है। तो इधर वाले में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब हमारा हो गया स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? O2 × 2, ये क्या हो जाएगा? 2O2, यही ना करेंगे? या हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इन LHS × 2, यही ना बोलेंगे? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इन LHS × 2, फिर उसके बाद लिखेंगे O2 × 2, 2O2। ठीक है, तो अब हमारा जो है इधर क्या आ गया? 2O2 आ गया। तो अब हमने लिखा क्या? रिएक्शन अब हमारा क्या आ गया? CH4
2O2 CO2 2H2O। तो अब ध्यान से देखिए, एक बार फिर LHS RHS करके देखना पड़ेगा, लेकिन उतना कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट फटाफट देखना है। जैसे कार्बन कितना, 1 इधर 1 इधर है। ऑक्सीजन 2 × 2 कितना 4, इधर कितना 2 2, टोटल 4 इधर भी है 4 इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितना इधर 4, इधर कितना है 2 × 2 4, मतलब सब क्या है बैलेंस। ये रिएक्शन क्या हुआ बैलेंस। अब हमको करना क्या है स्टेप 5। अब इसमें क्या करना है, मेंशन द फिजिकल स्टेट। मेंशन द फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट कैसे मेंशन किया जाएगा। सॉलिड के लिए क्या लिखना है आपको, छोटा सा s ब्रैकेट में। लिक्विड के लिए क्या लिखना है आपको, छोटा सा l। गैस या वाइपर के लिए क्या लिखना है आपको, छोटा सा g। सॉल्यूशन इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन, इसको क्या लिखना है आपको AQ, ये लिखा जाता है। तो आपका रिएक्शन में सब क्या था, G था, G था। तो आपने ये जो बनाया है इसमें सब जगह क्या रख दीजिए G, G। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन क्या हो गया, वेल बैलेंस्ड। अब रिएक्शन क्या हुआ, वेल बैलेंस्ड। मेथड कौन सा था ये, मेथड कौन सा था ये, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या था, हीट एंड ट्रायल मेथड था। समझ गए, समझ गए। होमवर्क दे दे आपको, होमवर्क, चलिए होमवर्क दे देते, इसको मिटा के इधर से आपको क्या करते हैं, होमवर्क दे देते हैं। अब हम जैसे आज की क्लास में आपको ये होमवर्क देकर क्लास खत्म कर देते हैं। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे तो ये चैप्टर अभी बाकी है। इस चैप्टर में जैसे आज हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। जितने टाइप के भी रिएक्शन इसमें होंगे उतने टाइप के रिएक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क पहला क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है भाई, पहला रिएक्शन बैलेंस करते हैं। ठीक, देखिए N2 गैस, O2 गैस, N2O5 सॉलिड, ये आपका पहला इक्वेशन है जो कि आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। जब आप बैलेंस कर लेंगे तो N2 जहाँ जितना भी N2 होगा, N2 के बगल में क्या लिख देंगे गैस, O2 के बगल में क्या लिख देंगे गैस, और जितना भी N2O5 इधर लिखा होगा आपने उसके बगल में क्या लिख देंगे S, मतलब सॉलिड। ठीक है, दो होमवर्क आपको देंगे, एक और दे देते हैं, मन कर रहा है देने का। तो जो दूसरा है आपका वो है FeO प्लस O2 गिव्स Fe2O3। ये सॉलिड है, ये गैस है,
ये सॉलिड है। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको बैलेंस करके मुझे बताना है। और कोशिश करिएगा कि जो भी 10th का बच्चा हो, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप करके भेज सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप करके भेज दीजिएगा, बस ये सही है गलत है ये सब मत करिएगा, बस व्हाट्सअप करके भेज दीजिएगा। फिर जब मैं इसको बताऊंगा आप लोगों को अगली क्लास में, तो आप लोग अपने आप समझ जाएंगे कि आपका सही है कि गलत है। भेज देने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका सही है चाहे गलत है, आपने भेज दिया तो आप चिंता मुक्त हो गए। उसके बाद आपका गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलत होगा तो होगा, सही करने के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर अगली क्लास में जब मिलेंगे आपसे तो आपको आगे पढ़ाएंगे। आज की क्लास कैसी लगी आपको? मैंने पहली बार बताया है ये तो हाँ, मैं 10th वाला क्या है कि भाई मेरे क्या है, ज़रूरत भी है ना भाई, मुझे बिटिया को पढ़ाना भी है। तो अब तो टाइम इतना आ गया कि मैं बहुत दिन से अपने ही बिजनेस में लगा हुआ था, तो कभी पढ़ा ही नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि अब पढ़ाना चाहिए, अब तो क्या हो गया, देर हो जाएगा नहीं तो चलिए आप लोगों को भी पढ़ाएंगे, इसको भी पढ़ाएंगे, नंबर आप भी अच्छा ले आएंगे, ये भी अच्छा ले आएंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा, नमस्कार।